नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के फिजिक्स के सिलेबस में पहली यूनिट मैंने आपको करवा दी थी और नोट्स आप सबके पास उम्मीद करता हूँ प्रोवाइड हो चुके हैं या सबके पास पहुँच चुके हैं। जो लोग भी इसको देख रहे हैं उससे थोड़ा सा काम आसान हो जाता है कि आपको वीडियो को पॉज करके और फिर बीच में रोक के हर एक चीज़ को लिखना नहीं पड़ेगा। सारा कुछ जो लिखने वाली इसमें जो काम की सारी बातें हैं वो आपको पहले से नोट्स में लिख के एड्रेस पे आपके पहुंचा दी गई हैं या फिर बहुत सारे स्टूडेंट की पहुंचने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, जब भी आप इस वीडियो को देखो आपके सामने पास में आपके नोट्स की जो हार्ड कॉपी है इस चैप्टर की वेक्टर वाले की वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उससे थोड़ा सा समय हमारा बच जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी यूनिट जिसका नाम है वेक्टर्स। सेकेंड ग्रेड आरपीएससी में इसके संभवतया 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन मिलेंगे। उनमें से इस चैप्टर में आरपीएससी के सिलेबस में वैसे 3 ही टॉपिक हैं। एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, एक वेक्टर्स का एडिशन दिया हुआ है और एक मल्टीप्लिकेशन, उनका सदिशों का गुणनफल दिया हुआ है और उनका योग दिया हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादातर अभी तक आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का, सेकेंड ग्रेड का, एसीएफ का और जितने भी एग्जाम हैं, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर का, आरपीएससी का पिछले 10 साल का ये रिकॉर्ड है कि वेक्टर्स में हमेशा आरपीएससी अगर 2 क्वेश्चन पूछेगी तो एक क्वेश्चन एडिशन में से, एक क्वेश्चन सदिश गुणनफल में से पूछेगी। जो कि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में भी आप भरोसा रखिए यही 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको थोड़ा सा ये तरीके से इस चीज़ को समझने का प्रयास करना है कि 2 क्वेश्चन आपके दोनों के दोनों सही हो जाए। हम शुरुआत करते हैं अगर इंट्रोडक्शन से, तो इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं सदिश के बारे में आपको बताना है। ठीक है, उस सबसे पहले थोड़ा सा हम एक बार पीछे की क्लासों में जाते हैं। आप द्विविमीय निर्देश तंत्र में, द्विविमीय निर्देश तंत्र में कोई भी जैसे एक्स वाई निर्देश तंत्र है, इसके मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 हैं और यहाँ से कोई पी बिंदु है जिसके निर्देशांक हैं एक्स वाई। तो वैसे देखें तो ओ से पी तक की जो दूरी है उसको आप दूरी के सूत्र से x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट ऐसे व्यक्त करते हैं। अब इसी को हम सदिश रूप में थोड़ा सा ये देखें तो एक स्थिति सदिश नाम से एक डेफिनेशन है। स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर। ठीक है, स्थिति सदिश नाम से पता चल रहा है कि कोई भी 2D या 3D सिस्टम में, द्विविमीय त्रिविमीय निकाय में कोई ऐसा सदिश जो किसी बिंदु की या किसी कण की उस मूल बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति को व्यक्त करे, वो स्थिति सदिश कहलाता है। और एग्जाम में भी आपको स्थिति सदिश के बारे में कहीं ना कहीं ये नाम आपको मिलेगा, इसलिए मैं आपको इस टॉपिक में ये सबसे पहले स्टार्ट यहीं से कर रहा हूँ, स्थिति सदिश। अब यहाँ पे भी इस पी बिंदु का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष क्या है, जैसे ये दूरी है जिसका परिमाण तो आपने निकाल लिया, जैसे ओपी का मान क्या है, ओपी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। लेकिन स्थिति सदिश यानी सदिश भौतिक राशि है और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हम सदिश भौतिक राशियों का जो 8वीं 9वीं क्लास में, 9वीं 10वीं क्लास में सदिश के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं वही है। सदिश भौतिक राशियाँ वही होती हैं कि जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ से आरपीएससी में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग इससे ये वाली परिभाषाओं में इनमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, एक बार पढ़ लिया बस सीखने के लिए, ठीक है, हो गया। उसके बाद में इनमें टाइम खराब नहीं करना है। ऐसे ही आपको सीधा स्थिति सदिश के बारे में बताऊं तो इसको आप लिखोगे, मान लो ओ पी वेक्टर सदिश रूप में लिखोगे तो वही जो दूरी का सूत्र है उसको अब की बार आपने एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश को आई कैप लिखते हैं, वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश को जे कैप लिखते हैं। एकांक सदिश क्या होता है, जिसका परिमाण 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है और उसके बारे में भी हम देख लेंगे। एकांक सदिश के बारे में थोड़ा सा अलग से एक आपके टॉपिक में भी है। तो इसको ऐसे मैं लिख रहा हूँ, x माइनस 0 आई कैप, y माइनस 0 जे कैप। अब ये 0 0 क्यों आ रहे हैं, यहाँ मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 है। अगर कोई दूसरे बिंदु के सापेक्ष निकालते तो यहाँ पे उसके निर्देशांक आ जाते। तो यहाँ से आपका ओपी वेक्टर बराबर, ये इसको स्थिति सदिश बोलते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो गया। इसको शॉर्ट में ऐसे ओपी वेक्टर को आर वेक्टर या स्थिति सदिश आर वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये भी एक तरीका है। ठीक है, ये स्थिति सदिश हो गया आपका। अब इसको, इसमें ज़्यादा समय खराब किए बिना आगे चलते हैं हम।
सेम ये वो आपका द्विविमीय निर्देश तंत्र है जिसके मूल बिंदु के सापेक्ष कोई बिंदु P है x y और इसका स्थिति सदिश आपने कह दिया। ठीक है, इसको आपने लिख दिया, दोबारा लिख रहा हूँ आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, सदिश का परिमाण निकालने के लिए क्या होता है ये भी आपको इंट्रोडक्शन में ध्यान रखना है। बाकी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ये इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा पता होगा तो फिर आगे के 2 क्वेश्चन है वो आपके लग जाएंगे इजीली। तो आई कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर कर दो, वाई कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर कर दो, दोनों का वर्गमूल ले लो, ये सदिश का परिमाण हो गया। कोई भी सदिश है, अब जनरल वे में कोई किसी सदिश को आप व्यक्त करते हो तो ऐसे व्यक्त किया जाता है। मान लो कोई सदिश ए वेक्टर है तो उसको ऐसे व्यक्त करते हैं ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। इसका मतलब क्या है, ये कोई सदिश है ए वेक्टर, ए एक्स का मतलब एक्स अक्ष दिशा में इसका कितना मान है, ए वाई मतलब वाई अक्ष दिशा में इसका कितना मान है, और ए जेड मतलब जेड अक्ष दिशा में इसकी कितनी वैल्यू है। तो ये तीनों को, और आई कैप जे कैप के कैप का अर्थ हो गया एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश, वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश। ये सदिश को व्यक्त करने का तरीका है, इंट्रोडक्शन में यही है। और इसी सदिश का आपको परिमाण निकालना हो तो ऐसे लिखते हैं सदिश का मोड ऑफ ए या सदिश का परिमाण इक्वल टू वही जो तरीका जो अभी आपको बताया ये वाला। आई कैप का गुणांक क्या है ए एक्स, इसका स्क्वायर, वाई ये जे कैप का गुणांक है ए वाई, इसका स्क्वायर, और के कैप का गुणांक है ए जेड, इसका स्क्वायर। ये आपको किसी भी सदिश का परिमाण इस तरीके से पता किया जाता है। तो सदिश के व्यक्त ऐसे करते हैं, उसका परिमाण ज्ञात करना हो तो ये तरीका हो गया। और आई कैप जे कैप के कैप क्या है, एक्स एक्स के अनुदिश, वाई एक्स के अनुदिश, जेड एक्स के अनुदिश एकांक सदिश है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं एकांक सदिश। अब एकांक सदिश कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्स अक्ष के अनुदिश आई कैप हो, वाई अक्ष के अनुदिश जे कैप हो और जेड अक्ष के अनुदिश के कैप हो, कोई जरूरी नहीं है। आपको कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि कोई सदिश ए वेक्टर दिया हुआ है और जिसका मान है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और इसका एकांक सदिश ज्ञात करना है। सबसे पहले ये सिलेबस में है, एकांक सदिश अलग से मेंशन किया हुआ है। तो एकांक सदिश का अर्थ होता है ऐसा सदिश इसका परिमाण 1 हो, और वैसे परिभाषा होती है एकांक सदिश के ऊपर कैप लगाते हैं, ये टोपी लगाने का मतलब हो गया ये एकांक सदिश है, इसका सिंबल है ये, और वो होता है सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। ये एकांक सदिश का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, किसी भी सदिश का एकांक सदिश निकालने का मतलब सदिश में भाग लगाना है उस सदिश के परिमाण का। जैसे एग्जाम्पल इसका हम निकालते हैं एकांक सदिश, तो पहले ये तो सदिश हो गया और इसका परिमाण निकालना है, तो ए वेक्टर का परिमाण बराबर अभी आपको बताया है अंडर रूट में आई कैप का गुणांक 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये ए वेक्टर का परिमाण क्या हो गया, 16 9 25 और 4 29, ये परिमाण हुआ है। अब ए कैप की परिभाषा क्या कह रही है आपको, एकांक सदिश। एकांक सदिश मतलब ये सदिश में इसका भाग लगाना है, तो एकांक सदिश हो गया ए कैप का। ए वेक्टर का मान क्या है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और इसमें भाग लगा रहे हो आप अंडर रूट 29, ये आपका हो गया एकांक सदिश। एकांक सदिश के बारे में आपको ये सबसे ज़रा इम्पोर्टेंट बात यही ध्यान होनी चाहिए इस चैप्टर में। ये जरूरी इसलिए है कि आगे सदिश का जो 2 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सदिश का योग और गुणा, उनके अंदर एकांक सदिश का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। इसलिए आपको कोई भी एकांक सदिश का आई कैप जे कैप के कैप कोई जरूरी नहीं, ये एकांक सदिश हर कोई जानता है, लेकिन ये ए कैप किसी भी सदिश का एकांक सदिश निकालना हो तो उसका सदिश बट्टे सदिश का परिमाण, कोई सदिश दिया हुआ है ये वाला, परिमाण निकालना हो तो आई कैप जे कैप के कैप के जो गुणा में उनका स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो, ये परिमाण निकालने का तरीका। 2 बातें आपको ध्यान रखना है। परिमाण निकालने का तरीका देखो ये है, आई कैप जे कैप के कैप के जो गुणांक है उनका स्क्वायर, यहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जेड है, और आगे वाले यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 2 3 और 4 है, कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन के हिसाब से हम
निकाल लेंगे। तो एकांक सदिश का निकालने का आपको तरीका पता चल गया कि ये एकांक सदिश है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम, ये इंट्रोडक्शन आपका हो गया। इंट्रोडक्शन में आपको उसके बाद में सबसे पहले चलते हैं सदिशों का गुणनफल, सदिशों का योग, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में सबसे इंपॉर्टेंट और एकमात्र वेक्टर एडिशन का तरीका है समांतर चतुर्भुज का नियम, सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज नियम। यहाँ से सदिश योग का सारे नियम इसके अंदर आ जाते हैं और आरपीएससी के आज तक के और भविष्य में आने वाले सारे क्वेश्चन इसी नियम से लग जाएंगे। यानी और नियम को भी आपको ज़्यादा उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दो सदिश है उनको जोड़ना है। कहने का मतलब ये कोई सदिश है ए वेक्टर, इसके साथ कोई दूसरा सदिश है जुड़ा हुआ है बी वेक्टर, और उनके बीच में कोई कोण है थीटा, ठीक है, थीटा कोण है, इन दोनों का योग आपको करना है। और तीसरा जो सदिश है, मान लो इसको कोई समांतर चतुर्भुज ऐसे बना सकते हैं हम, और जो परिणामी सदिश है वो इसके विकर्ण की जगह व्यक्त करेगा, और आर वेक्टर जो है वो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, ये योग हो गया, ठीक है। यानी सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज नियम वैसे थ्योरेटिकल रूप में क्या हुआ कि यदि कोई दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं द्वारा व्यक्त किए जा रहे हों तो उनका जो परिणामी है वो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। और ये आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम है। सबसे ज़्यादा जरूरी ध्यान रखना है, हम लोग गलती क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं आर बराबर ए प्लस बी। इसमें और इसमें सब बहुत बड़ा फर्क है। हम यहाँ चैप्टर की बात करें, सदिश वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। योग जो होता है दो तरीके का होता है, सदिश योग और बीजगणितीय योग। गणित में आप जोड़ रहे हो 2 और 3 5, सीधा सीधा आपने जोड़ दिया, इनकी कोई दिशा नहीं है, सिर्फ परिमाण है। तो अदिश भौतिक राशियों को जो आप जोड़ते हैं हम, वो बीजगणितीय योग कहलाता है, ठीक है। अगर आप 2 बल हैं उनको जोड़ोगे, 2 विस्थापन हैं उनको जोड़ोगे, 2 वेग हैं उनको जोड़ोगे, तो उनका जो योग है 2 विद्युत क्षेत्र है, इसी आपके चैप्टर में आगे आ जाएगा फिजिक्स में सेकंड ग्रेड में। 2 विद्युत, आगे भी कई चैप्टर, ये चैप्टर ऐसा है इंट्रोडक्शन के चैप्टर हैं। 11वीं के जो शुरू के 3-4 चैप्टर हैं वो ऐसे चैप्टर हैं, वो ये नहीं है कि पर्टिकुलर वही चैप्टर पढ़ लो बस आपका काम हो जाएगा। वो चैप्टर अगर आपके अच्छे हैं तो आगे हर एक चैप्टर में वो काम आते हैं, ये बात ध्यान में रखना आप। तो ऐसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, आगे कहीं ना कहीं बीएससी के इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाले चैप्टर में आएगा, वो भी विद्युत क्षेत्र, वहाँ पे एक अध्यारोपण का सिद्धांत चलता है, वहाँ पे भी ये कहता है कि उसमें उनका सदिश योग होना चाहिए। बीजगणितीय योग, आवेश, अब आवेश है अदिश भौतिक राशि है, आवेश का हमेशा योग होगा वो बीजगणितीय योग होगा। बीजगणितीय योग का मतलब 2 + 3 सीधा हो गया आपका 5 आ गया, ठीक है। सदिश योग का मतलब आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, आप सीधा का सीधा, जैसे एक कोई परिमाण है इसका दिया हुआ है 2 है इसका 3 है, तो इनका जो रिजल्टेंट परिणामी आए वो 5 नहीं आएगा, अभी चेक कर लेंगे हम। उसका परिणामी निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। देखो जैसे कोई वेक्टर, ये हमेशा एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना, मैं आपको बताऊं, 2 सदिश है ए वेक्टर बी वेक्टर, इनका परिणामी है आर वेक्टर, और आर बराबर आप कह रहे हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ठीक है। तो यहां से आर वेक्टर सीधा सीधा ये तो लिख दिया वेक्टर फॉर्म में, तो आपने सदिश योग तो ऐसे कैसे लिख दिया, लेकिन इसका परिणामी का परिमाण ये आपको निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो इनके बीच में कोण थीटा था, तो वो ही इनका एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर पहला सदिश बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इनके बीच में जो कोण है उसका कोस थीटा। ये फॉर्मूला आपको इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन पूरे करने हैं आपको, तो ये फॉर्मूला आपको नींद में भी याद होना चाहिए, ठीक है। कहाँ से आया, इसको समांतर चतुर्भुज बनाओ, और गणित में जो रचना करते हैं अपन, वहां 2 समकोण त्रिभुज बनेंगे,
और समकोण त्रिभुज के हिसाब से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और इसका थोड़ा सा डेरिवेशन करके, लेकिन वो डेरिवेशन को आपको ज़रूरत नहीं है। आरपीएससी में ऑब्जेक्टिव एग्जाम आएगा, सब्जेक्टिव एग्जाम है नहीं, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे प्रैक्टिस करो, 4-5 क्वेश्चन करते आपको डायरेक्टली ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा और यहाँ से आरपीएससी में आपको क्वेश्चन मिलेगा। बस ये समझना है कि इसमें आर क्या है, ए क्या है और थीटा क्या है, 3 बातें हैं। ए वेक्टर है समांतर चतुर्भुज की ये वाली भुजा, आप तो सीधा ये समझो ये कोई एक सदिश है ए वेक्टर। एक दूसरा, एक यहाँ पे ऐसे भी मान सकते हैं, इसको और भी अच्छा तरीका ये है, ये कोई बॉक्स है, एक इंसान इसको 10 न्यूटन के बल से इस दिशा में खींच रहा है, एक दूसरा इंसान उसको ऊपर वाली दिशा में, दोनों के बीच में थीटा कोण है, तो वो बॉक्स पे परिणामी बल किधर लगेगा, ये क्वेश्चन हो गया। आरपीएससी लायक ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वहां पे आपको सीधा नहीं 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है तो 15 न्यूटन हो गया, नहीं, वो बीजगणितीय योग है, सदिश योग। आंसर आपका 15 न्यूटन पहला ही ऑप्शन मिलेगा एग्जाम में, लेकिन वो गलत होगा। इसलिए आपको ये तरीके से करना है, पहले 10 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 2 गुणा 10 गुणा 5 गुणा, दोनों के बीच में जो कोण है, अगर 30 डिग्री दिया हुआ तो कोस 30 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसको एग्जाम्पल करते हैं, ये तो हो गया सदिश का परिणाम। अब दूसरा ये भी है एग्जैक्ट, इस पे क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक कोई बॉक्स है, एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना, आर का परिमाण जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। उसके बाद में देखते हैं, मान लो आरपीएससी में कोई क्वेश्चन आया हुआ है, ये कोई बॉक्स है, इस पे 3 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, 4 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो परिणामी रूप से किधर जाएगा, तो हमने मान लिया ये इस साइड में जाएगा आर। तो यहाँ पे आर बराबर, परिमाण आर बराबर, ये इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये दिया हुआ है। यहां से आपको क्या करना है, ए का मान क्या है 3 न्यूटन, बी का मान क्या है 4 न्यूटन, दोनों के बीच में कोण थीटा का मान क्या है 90 डिग्री, और कोस 90 का मान क्या होता है 0। तो यहां से आर का परिमाण क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस कोस 90 का मान 0, तो ये 0। यहाँ से आ जाएगा आपको 25, 9 और 16 25 का √5, आंसर आ रहा है 5 न्यूटन। और अगर आप सीधा सीधा जोड़ दें 3 और 4 7 न्यूटन, पहला ही ऑप्शन 7 न्यूटन का था, लेकिन यहाँ पे परिमाण क्या आ रहा है 5 न्यूटन। ये परिमाण डिपेंड कर रहा है 5 आएगा कि 7 आएगा कि और दूसरा कोई मान आएगा, वो डिपेंड करता है इनके बीच में कोण क्या है। यहाँ पे 90 डिग्री है, हो सकता है अगर 0 डिग्री होता, 0 डिग्री होता तो क्या करते, चलो देख लेते हैं। ये कोई 5 केजी का बॉक्स है, एक बल 3 न्यूटन का इधर लग रहा है, दूसरा बल एक और 4 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच में कोण क्या है, यहीं पे 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो इनका परिणामी क्या आएगा, आर बराबर, इसका परिमाण निकालना हो तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ से आप कैसे करोगे, ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा कोस थीटा की जगह 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो इसको मैं सीधा लिख दूं यहाँ पे, ये लो 1 हो गया। तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, 16 9 25, और यहाँ पे कितना आ रहा है 4 3 12 दूनी 24, 49 हो गया, 49 का √, हो गया 7 न्यूटन। अब की बार आंसर 7 न्यूटन आया है। ये भी आरपीएससी में आने वाला क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड में। यानी अगर दोनों की डायरेक्शन एक जैसी हो, थीटा का मान 0 डिग्री हो, तो दोनों 3 और 4 अधिकतम 7 न्यूटन हो सकता है। दो कोई बल हैं या दो सदिश हैं, उनका अधिकतम मान कितना हो सकता है 7 न्यूटन। यानी मैक्सिमम मान जो है आप कह रहे थे आर बराबर ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दो, वो मैक्सिमम मान आपको थीटा बराबर 0 डिग्री से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में है, अगर वही परिस्थिति इधर है, आप अब की बार 3 न्यूटन इधर कर दो, 4 न्यूटन इधर कर दो, थीटा का मान हो गया 180 डिग्री, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री का मान -1, ठीक है।
अब सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं तो 12वीं के बाद में फिजिक्स को छोड़े हुए किसी को 5 साल हो गए, किसी को 7 साल हो गए, कोस 180 डिग्री का मान -1 डायरेक्ट कहाँ से आएगा। तो ये थोड़ा सा आपको मैक्सिमम 11वीं 12वीं में ये तो चल आ जाता है, हालांकि फिर भी थोड़ा सा आपको ये वैल्यू तो ध्यान रखनी होती है, अदरवाइज आप निकाल भी सकते हो। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, साथ में बीच में बता रहा हूँ भाई इस चैप्टर में नहीं है लेकिन फिर भी ऐसे डाउट आ रहा है, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। पहले में सारे कोण पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और कोसेक होते हैं, तीसरे में टेन और कोट होते हैं, और चौथे में सेक और कोस और सेक होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको ये न्यून कोण है, ये सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे, जो आपको 10वीं क्लास में टेबल के हिसाब से साइन का मान साइन 0 का मान 0 है, 30 डिग्री का मान 1/2 है, 45 डिग्री का मान 1/√2 है, 60 डिग्री का मान √3/2 है, 90 डिग्री का मान 1 है। बस ये एक वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, उसके अलावा कोई वैल्यू ध्यान नहीं रखना, उस वहीं से आप सारी के सारे मान ज्ञात कर सकते हो। जैसे कोस 180 डिग्री है तो कोस 180 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए कैसे करोगे आप, कोस 180 डिग्री को ऐसे लिख दो, ये आपका कोस 180 डिग्री है, इसका मान ज्ञात करने के लिए ऐसे लिख सकते हो कोस 90 + 90, और कोस 90 + थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया साइन 90, और 180 डिग्री मतलब ये इस डब्बे के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे कोस क्या होता है, माइनस, यानी आंसर जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, और साइन 90 का मान अभी आपको बताया 1 होता है, तो ये आंसर हो गया कोस 180 डिग्री का मान -1। तो ये इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसको आप एक बार रिवाइज कर लेना कोई 11वीं क्लास की, थोड़ा सा अगर किसी को डाउट हो तो। बाकी ये 2-4 वैल्यू तो आपको ध्यान होना चाहिए, डायरेक्टली पता हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो वापस इस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन 180 डिग्री है, तो यहाँ -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ आपकी बार आप सोल्व करोगे तो वही है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे आपकी बार -2 × 4 × 3, r बराबर, इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 1। 25 में से 24 गया, 1 हो गया, आंसर 1। यानी अब की बार 180 डिग्री होता है तो परिणामी आ रहा है 1 न्यूटन। कहने का मतलब बीजगणितीय योग नहीं है, सदिश योग में बीजगणितीय योग में आपको फर्क पता चल गया। आपके सिलेबस में सदिशों का योग है, और सदिशों का योग है वो समांतर चतुर्भुज नियम से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, वो आपका काम हो जाएगा। आरपीएससी ओरिएंटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, वापस उस पर हम आते हैं। तो ये मानो आपका कोई वेक्टर है ए, दूसरा कोई सदिश है बी वेक्टर, इनका परिणामी है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में कोण थीटा है, और इस आर को आप लिखते हो आर = परिमाण निकालना हो तो a² + b² + 2ab cos थीटा। ये बार बार आपको मैं कह रहा हूँ, ये आपको इस चैप्टर में अगर 2 क्वेश्चन सही करने हैं तो नींद में भी याद होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, एक और क्वेश्चन बनता है, कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे मान लो एग्जैक्टली आपने ये कहा था, अभी एक क्वेश्चन किया हमने कि एक इंसान इधर 3 न्यूटन से खींच रहा है, एक 4 न्यूटन से इधर खींच रहा है, तो वो वस्तु कहाँ पे जाएगी, इस साइड में जाएगी। तो इस साइड का मतलब क्या है, 45 डिग्री पे जाएगी, 30 डिग्री पे जाएगी, 60 डिग्री पे जाएगी। एक दिशा होती है, कोना होता है, बोले इस साइड में जाएगी। तो इस साइड का मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि एग्जैक्ट इस साइड में, तो इस साइड का मतलब हाथ को थोड़ा नीचे करो और ज़्यादा ये लो, एग्जैक्ट ये साइड, तो ये भी होगी। तो आपको एग्जैक्ट ऐसे बताना है कि यहाँ से ये जो एक्स है, ये वाला सदिश है, इससे 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री कितना कोण बनाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन एक और बन जाता है। सदिशों के योग में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो परिणामी जो है उनका परिमाण, ये फॉर्मूला लग जाएगा अगर दोनों के बीच में। दूसरा क्वेश्चन बनता है परिणामी है वो उसकी दिशा क्या होगी। जाहिर सी बात है, सदिश वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो परिणामी का परिमाण आपको पता होना चाहिए और उसकी दिशा भी पता होनी चाहिए। तो दिशा के लिए हम मान लिया ये जो कोण है ये अल्फा कोण है, ठीक है। इसके लिए जैसे ये फॉर्मूला याद किया, ये अल्फा वाला फॉर्मूला भी आपको कंठस्थ होना चाहिए। और मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो उसका डेरिवेशन करके, लेकिन आरपीएससी में ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन करो, आपका काम हो जाएगा। इसका जो लॉजिक है वो समझ लो आप, tan अल्फा, इसकी जो दिशा है वो लिखते हैं हम b sin थीटा,
अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ये आपको टेन अल्फा यानी ये इसका फॉर्मूला है। इस वाले सदिश से अल्फा कोण नाप रहे हो तो इनमें कन्फ्यूजन नहीं होता है। एग्जाम में कई बार होता है, एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जिसमें आपको लगेगा कि ये एक ऑप्शन ये था, इतना कन्फ्यूजिंग ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए। एक ऑप्शन ये था, दूसरा ऑप्शन ये भी आ सकता है जिसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, ए साइन थीटा बटे बी प्लस ए कोस थीटा। ये लो, अब कन्फ्यूजन हो गया आपका। अभी तो आपको समझ में आ रहा था ठीक है चल जाएगा, लेकिन आरपीएससी में से 4 ऑप्शन एक जैसे दे दिया, ए की जगह बी दे दिया, बी की जगह ए दे दिया, तो फिर कैसे उनको आप अलग अलग कैसे कर पाओगे। तो यहां से आपका फिर बन जाता है, ये ध्यान रखना कि टेन अल्फा, ये देखिए आप ए सदिश इधर है, बी सदिश इधर है, और आर जो परिणामी है, परिणामी किससे आप कोण बना रहे हो, ए से। तो जिससे बना रहे हो एल्फा, उसके सामने वाला ये दूसरा वाला सदिश है वो बी साइन थीटा। साइन थीटा तो थीटा तो इन दोनों के बीच के कोण है, पहले पता है आपको, बी साइन थीटा फिर अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। ये फॉर्मूला आपको, इस पे आप 3-4 न्यूमेरिकल करोगे तो हो जाएगा याद, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग सोचेंगे कि सर तो पूरा का पूरा याद करने के लिए दे रहे हैं, मैं इसका पूरा डेरिवेशन कराऊंगा तो 2 घंटे में सर हर एक टॉपिक का डेरिवेशन ही होगा और आपका सिलेबस जाएगा 6 महीने तक। जो बाकी सब लोग आजकल यही चल रहा है, 6 महीने तक सिलेबस करो, रिवीजन होता नहीं है, फिर बोलते हैं मेहनत खूब की, एग्जाम में स्कोर हुआ नहीं। काम की चीज़ पढ़ो, आरपीएससी क्या पूछती है उनको मतलब नहीं है आपको नॉलेज कितना है। सीधा मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन एक यहाँ से आएगा, दूसरा यहाँ से आता है। इस चैप्टर में वेक्टर में अगर एडिशन का क्वेश्चन 2 ही टाइप के बनते हैं, इनको आपने अच्छे से कर लिया, आपका काम हो जाएगा। ये है टेन अल्फा। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, टेन अल्फा, अल्फा बराबर, फिर जैसे सपोज करो कि अभी आपका वही क्वेश्चन था, ये आगे वाले पेज पे लिख रहा हूं, एक 3 न्यूटन इधर था, एक 4 न्यूटन इधर था, ठीक है, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण था और परिणामी आपको ये पता करना था आर, और ये अल्फा आपको ज्ञात करना है। परिणामी तो आपका 5 आया था, अभी आपने न्यूमेरिकल किया था, चलो फिर भी दोबारा कर लेते हैं। आर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा कोस 90 का मान 0। तो ये पूरा तो 0 हो जाएगा, 3 और 4 का वर्गमूल 1 आ जाएगा 5, इसका परिमाण आ गया। अब इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला आपका, टेन अल्फा बराबर, ये अल्फा तो यानी फॉर्मूला, इसको आपने ए नाम दे दिया, इसको आप बी नाम दे दो, तो क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। अब आपको सारे मान दिए हुए सोल्व करना है। टेन अल्फा बराबर बी का मान क्या है 4, साइन थीटा मतलब साइन 90 का मान 1, ए का मान क्या है 3, और इसका मान क्या है, यहाँ से b का मान हो गया आपका 4 और cos 90 का मान 0, तो ये हो गया एक तरीके से। आंसर क्या आ रहा है आपका, टेन अल्फा बराबर 4/3, b साइन थीटा अपॉन, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ से ये आपका एंगल बन गया यहाँ, और ये अल्फा का मान आपको 4/3 मतलब आप निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी है कि q साइन थीटा और अपॉन p प्लस क्यू कोस थीटा, ये है, तो 4 आपका साइन 90 डिग्री 4/3, ये आंसर हो गया टेन अल्फा। एग्जाम में पूछेगा, इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि अल्फा बराबर टेन इनवर्स 4/3, ठीक है। ये दिशा हो गई। अब इसको लगभग डिग्री में आप देखोगे, चेक करोगे तो कितना आएगा 4, ये एग्जाम में आरपीएससी नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी पूछा है, लगभग मैं बता रहा हूँ 4/3 लगे, यानी 1 से थोड़ा सा ज़्यादा। और टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, इसका मतलब ये 45 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर। और टेन 60 डिग्री का मान √3 मतलब 1.7 के आसपास, तो 1.7 से ये कम है, यानी 45 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा, 60 डिग्री से कम, 50-52 डिग्री के आसपास का कोण आएगा वो। तो एग्जैक्ट वो नहीं पूछेगा, ये टेन अल्फा बराबर 4/3 आपका हो गया।
ये आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, थीटा का मान आपको, बस ये कन्फ्यूजन। अब की बार ये पूछे कि आप ये जो परिणामी है इससे कौन बना रहा है अल्फा, और अगर आपको 4 न्यूटन वाले इससे पूछ लेता तो फिर आप एग्जाम में कैसे करोगे, नया टाइप ऑफ क्वेश्चन बन जाता है। थोड़ा उसका लेवल बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना आपको, पूरा ये मान आ गया 4/3 टेन इनवर्स, पूरा 90 डिग्री है तो ये 90 में से घटा देंगे, हो जाएगा। उसके लिए कोई ज़्यादा अलग से लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा आपका। ये है तो इन आपका वेक्टर एडिशन आपका हो गया, एक क्वेश्चन आरपीएससी में हो गया। क्या याद रखना है आपको, एक तो दो सदिशों का परिणामी आर वेक्टर बराबर होता है ए प्लस बी समांतर चतुर्भुज नियम, जिससे आप परिणामी निकालते हो आर वेक्टर बराबर, ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं आपको भी ऐसे ही समझना कोस थीटा में, ये नोट्स में 2ab कोस थीटा, ये तो हो गया आर का परिमाण। दूसरा हो गया परिणामी जो है उस कोण कितना, टेन अल्फा बराबर क्या लिखोगे, बी साइन थीटा बट्टे ए प्लस बी कोस थीटा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये याद कर लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हो भी जाता है इजी वे में, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कोस थीटा था या ए साइन थीटा बटे बी प्लस कोस थीटा था। तो उसके लिए मैंने आपको बताया ये कन्फ्यूजन में आपको नहीं जाना है, सीधा आपको ये देखना है, ये ए है ये बी है, इनके बीच में कोण थीटा है, और ये जो आर है ये एल्फा कोण बना रहा है। अब ये ए के साथ एल्फा कोण बना रहा है तो आप इसके सामने बी को ऊपर रहो, और बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कोस थीटा, 3-4 न्यूमेरिकल करोगे तो हो जाएगा। अभी आप चलो नोट्स निकालिए, नोट्स में आपका वेक्टर एडिशन में देखते हैं तो एक न्यूमेरिकल है, एग्जाम में आरपीएससी में आया हुआ, पहला क्वेश्चन देखिए, उसमें लिखा हुआ है दो सदिश ए तथा बी के लिए ए प्लस बी का परिमाण बराबर है ए माइनस बी के परिमाण के, ठीक है। अच्छा, एक और इसी में वेक्टर एडिशन में एक और फॉर्मूला है जो जिसको सब वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, लेकिन वो वेक्टर एडिशन के अंदर भी आरपीएससी का एग्जामिनर है वो पूछ सकता है। आप ये नहीं कह सकते ये आउट ऑफ सिलेबस है। कैसे, जैसे ये लिखा आपने आर वेक्टर बराबर सदिश योग है ए प्लस बी, और इसका परिमाण आपने लिखा, वापस वही बार बार लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। जैसे मैं लिख रहा हूँ आप साथ में बोलते जाइए, 1.5 गुना की स्पीड से आपका भी काम हो जाएगा। नोट्स आपके सामने है, नोट्स लिखने का समय आपको खराब नहीं करना है, सीधा ये चैप्टर होते ही स्पीड से आपको नोट्स देख लेना है, ठीक है। अभी दूसरा ये कह रहा हूँ मैं, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होता तो ये सदिशों का विकलन हो गया, मतलब एक तरीके से घटाव हो गया, ये योग हो गया, ये माइनस हो गया, वैसे देख रहे हैं। बाकी इसको हम इसको भी योग मान सकते हैं, क्यों, इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, ए प्लस माइनस बी वेक्टर, क्या भाई बात वही की वही है, ठीक है। ये तो इसके लिए फिर सेम क्या आ जाएगा, बी की जगह माइनस बी, यानी जो थीटा था उसको थोड़ा सा आपने घुमा दिया, यानी ए वेक्टर तो इधर था और ये जो बी वेक्टर इधर बना रहे थे आप, वो अब की बार क्या बना दोगे आप, थोड़ा सा इसका उल्टा बना दोगे, 180 डिग्री में हो जाएगा, इधर घूम जाएगा। तो यहां से आपका इसका परिमाण क्या आ जाएगा, अब की बार थीटा की जगह 180 माइनस थीटा, तो यहां से सिर्फ चेंज करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। क्या चेंज हुआ है, और ये भी क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि थीटा की जगह आपने क्या लिखा, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे चतुर्थांश में आएगा, और दूसरे चतुर्थांश में कोस क्या होता है, माइनस, इसलिए यहाँ माइनस आ गया, ठीक है। तो कोई परिवर्तन नहीं है, इसको भी सदिश योग का ही रूप बता सकते हैं। ए माइनस बी करना हो आपको तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और सेम उसमें भी आपको जो टेन अल्फा है वो भी इसी से एक तरीके से चेंज होगा। टेन अल्फा में भी क्या था, बी साइन थीटा, इसमें तो कुछ था नहीं, अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा था, तो यहाँ पे ए माइनस बी कोस थीटा हो जाएगा। आप यहाँ पे ये वाला हिस्सा माइनस कर दो, तो ये अब की बार इस वाले में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों को मिला के आरपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। कैसा क्वेश्चन है, नोट्स में देखिए, पहला क्वेश्चन है, दो सदिश
तो ए तथा बी के लिए ए प्लस बी का परिमाण और ए माइनस बी का परिमाण बराबर है, और बराबर है तो फिर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कब बराबर हो सकते हैं वो कंडीशन बताइए। तो ये ऐसे कह रहा है ए प्लस बी दो सदिश हैं, इनका परिमाण, ये आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये बराबर है किसके, ए माइनस बी के। और ये कह रहा है ये कब हो सकता है, ठीक है, कौन सी कंडीशन है, यदि दोनों ए व बी समांतर हो। एक ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन देखो आप 4 सुनो, ए व बी दोनों समांतर हों। दूसरा ऑप्शन है ए व बी दोनों एक दूसरे के लंबवत हों। तीसरा ऑप्शन क्या है, ए व बी दोनों प्रति समांतर हों। ए व बी के बीच में कोण कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में चौथा ऑप्शन है, और क्या दे रखा है, ए व बी दोनों बराबर हों। ये तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है आपके, आरपीएससी में आया क्वेश्चन है। तो क्या तरीका है इसको सोल्व करने का, सीधा कुछ नहीं है, आपको जो फॉर्मूला बताया वो रखना है। परिणामी का परिमाण का फॉर्मूला क्या होता है, इधर रखना है इस साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा अंडर रूट में। इस साइड में क्या लिखना है, बराबर यही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ये दोनों तरफ स्क्वायर करो, ये अंडर रूट हट जाएगा, क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये वाला बचेगा। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, ये वाला बचेगा। दोनों से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ इधर क्या बचेगा, ये 2 से 2 2ab से 2ab भी कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ ये बचेगा। इस तरफ तो है कोस थीटा, ठीक है, ये बच रहा है ना। और दूसरी तरफ आपका ये बच रहा है इधर माइनस का कोस थीटा, ये इधर आएगा तो 2 कोस थीटा, ठीक है, बराबर 0, इधर आया तो, और ये 2 भी इधर जाएगा 0, यानी कोस थीटा बराबर 0। अब ये बताओ आप, कोस कितने डिग्री का मान 0 होता है, कोस 0 का मान 1, कोस 30 डिग्री का मान अंडर रूट 3/2, कोस 45 डिग्री का मान 1/अंडर रूट 2, कोस 60 डिग्री का मान 1/2, कोस 90 डिग्री का मान 0, अर्थात थीटा का मान क्या है, 90 डिग्री। इस कैलकुलेशन को मैंने सीधा कर दिया है, कुछ लोग इसको ये झुंझलाने वाली बात नहीं है, इसको सीधा सीधा दोनों का स्क्वायर करो, फिर ये इधर लेके आओ, ये सारे कट जाएंगे, फिर इसको आप सोल्व कर लेना, आपके इसमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप खुद करके देखना, आपकी के लिए फायदेमंद होगा। इसको सोल्व करोगे तो इधर ये बचेगा कोस थीटा बराबर 0, लास्ट ये आएगा, और कोस थीटा बराबर 0, इसका मतलब थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री, और दोनों के बीच में 90 डिग्री का मतलब कौन सी कंडीशन सही हो रही है, ए परपेंडिकुलर टू बी। यदि कोई दो सदिश ए व बी लंबवत हैं तो उनका ए प्लस बी का परिमाण और ए माइनस बी का परिमाण बराबर होता है, आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन फिर दोबारा आ गया, आरपीएससी में रिपीट हुआ है, अब की बार थ्योरेटिकल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, यदि दो सदिशों के योग व अंतर के परिमाण समान हो तो उनके बीच कौन होगा। अब की बार ये सब नहीं दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक में 4 ऑप्शन है, एक का है पाई, दूसरे का ऑप्शन है पाई/2, तीसरे का ऑप्शन है पाई बटे कितना है 4, और चौथा ऑप्शन है पाई/3। तो पाई/2 हो जाएगा ना, सेम क्वेश्चन है, आरपीएससी में रिपीट हुआ है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए एक और क्वेश्चन, ये आरपीएससी में आए हुए क्वेश्चन, और किस तरीके से आप एग्जाम में इससे पता चलता है पैटर्न क्या है। हमारा वेक्टर वाले में 2 ही क्वेश्चन बनते थे, वेक्टर एडिशन से और वेक्टर सदिश गुणनफल से, ठीक है। पहला चल रहा है वेक्टर सदिशों का योग, तो आपको अब इस पे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। अगला एक क्वेश्चन दिया हुआ देखो आप, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ, 2 सदिश दिए हुए, ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप, नोट्स में देखिए, बी वेक्टर बराबर 5i कैप माइनस 7j कैप, यही दिया हुआ है देखो, और 2i कैप प्लस 4j कैप, और बी है 5i कैप माइनस 7j कैप, ठीक है। और आपको कह रखा है कि c बराबर a प्लस बी
हो तो सी का परिमाण होगा, 4 ऑप्शन दे रखे, सी का परिमाण पूछा है √40, बी ऑप्शन है √58, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 4। ठीक है, यानी अब की बार ए बी और हम आर लेते थे, यहाँ पे सी ले लिया। ठीक है, तो कोई पाप थोड़ी किया है, कुछ भी ले सकते हो ना नोटेशन आप। तो यहाँ से सीधा a प्लस बी क्या हो जाएगा, वही इसका परिमाण पूछा है तो फॉर्मूला। अब की बार पहले तो a प्लस बी करो आप। ठीक है, एक तरीका तो ये है, तो a प्लस बी दोनों को जोड़ो, 5 और 2 ये तो 7 आई कैप, और ये तो सीधा सीधा एडिशन है, इसको इतना सब फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। और ये हो गया माइनस कितना 3 जे कैप। और इसका परिमाण निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये तो इसका परिमाण नहीं है, इसका वेक्टर है, ये लिख सकते हो आप सी वेक्टर बराबर। और ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने कहा कोई सदिश दिया हुआ है उसका परिमाण निकालना है, तो कैसे करोगे, आई कैप का गुणांक जे कैप का गुणांक दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ से सी का परिमाण क्या आ जाएगा, इसका परिमाण 49, सॉरी इसका स्क्वायर 49, इसका हो गया 9, 49 और 9 58 अंडर रूट में हो गया आंसर। अब की बार आपको समांतर चतुर्भुज नियम की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों, सीधा सीधा हो रहा है, ये सिंपल एडिशन करना है, दोनों को जोड़ना है और सदिश का परिमाण। और मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था वो एग्जाम में नहीं आता, लेकिन उसका उपयोग तो हो रहा है यहाँ पे। ये इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन है आपके, यहाँ से इंट्रोडक्शन से ये क्वेश्चन आ जाता है, सीधा सीधा दिया हुआ है कि 2 सदिश दे दिए, उनको जोड़ दिया तो परिमाण। तो कोई भी सदिश है इस रूप में है, उसका परिमाण आपको पूछ रहा है, तो सिर्फ इतना ही करना है। आपको शुरू में बताया था आई कैप का गुणांक जे कैप का गुणांक, यहाँ पे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, सीधा आपको जोड़ना है। इसका स्क्वायर 7 का 49, 3 का 9 58 हो गया, आंसर आ गया। बस चौथा क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद में फिर है अगला क्वेश्चन, ये देखो आरपीएससी में आया हुआ है, थोड़ा कंसेप्चुअल पर्सन है, अपने समांतर चतुर्भुज नियम से आपको समझना। दूसरा क्वेश्चन देखो आप, यदि 2 सदिशों का परिमाण क्रमशः 7 व 3 है तो निम्न में से कौन सा मान इसके परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, ए का मान है 7, बी का मान है 3 और इन दोनों का जो परिणामी है r, उसका परिमाण क्या क्या नहीं क्या कह रहा है, नहीं हो सकता। एक ऑप्शन दिया हुआ है 3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 4, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 5 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 7। अब देखो इसका मान, ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है आरपीएससी में आया हुआ, बहुत सारे लोग इसको सोल्व करके करते हैं, लेकिन थोड़ा इसका कंसेप्ट देखिए। अभी हमने पता किया था कि कोई दो, ये जो बॉक्स था आपका उसमें एक बल इधर लग रहा था एक, ठीक है, सबसे ज्यादा मान कब आया था, जब दोनों एक ही दिशा में लगे हों, ए और बी, यानी अधिकतम मान 7 और 3 कितना हो सकता है 10। और सबसे कम कब हुआ था, दूसरी स्थिति में, जब आप एक इधर खींच रहा है इसको, एक इधर खींच रहा है, इधर 7 है इधर 3 है, मतलब लास्ट में ये 7 - 3 बराबर 4 आया था। कहने का मतलब ये दो कोई सदिश दिए हुए हों तो इनके जो सदिश योग से जो परिणामी आएगा r, उसका मान सबसे कम 4 हो सकता है और अधिकतम से अधिकतम 10 हो सकता है। 4 और 10 के बीच में कोई भी मान आ सकता है, कोई भी मान आ सकता है, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं हो सकता, 4 से कम नहीं हो सकता। आंसर हो गया आपका, इसमें ऑप्शन मिला लीजिए, 4 हो सकता है, 4 से ज्यादा 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं हो सकता, ऑप्शन में नहीं है। ये ऑप्शन देखिए आप, 4 से कम है, सीधा हो गया आंसर। इसको कोई सोल्व करने की, कोई फॉर्मूला लगाने की कुछ जरूरत नहीं, ये कंसेप्ट समझना है। ये क्वेश्चन आपको आरपीएससी का सॉल्यूशन तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन इसको कंसेप्ट होने के नाते आप समझना है कि ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, दो सदिश दिए हुए हों और आपको पूछ रहा है इनका परिणामी क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो कैलकुलेट करने नहीं बैठना, आपको ये समझना है सीधा सीधा। अधिकतम मान दोनों एक ही दिशा में बल लगेंगे तो फिर उनका अधिकतम मान दोनों ऐड हो जाएंगे, न्यूनतम मान विपरीत दिशा में लगेंगे, दोनों का माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब 4 से 10 के बीच में सारे मान हो सकते हैं, उससे 4 से कम नहीं, 10 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, हो गया आंसर। ठीक है, उसके बाद में आगे चलिए, ये आपका वेक्टर एडिशन पे जितने भी क्वेश्चन थे। उसके बाद में हम सीधा चलते हैं यहाँ से,
वेक्टर एडिशन के जितने क्वेश्चन थे आप कर सकते हो, बस ध्यान क्या रखना है, 2 आर का फॉर्मूला एक बार साथ में आप बोलिए अपने अंदर ही अंदर, उससे आपका हो जाएगा। आर का परिमाण बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ए भी सदिश है, बी भी सदिश है और कोस थीटा, थीटा जो है उनके बीच का कोण है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो परिणामी है उसका कोण टेन अल्फा बराबर क्या लिखना है, बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कोस थीटा। ये 2 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। आप रफ कॉपी में भी वीडियो देखने के बाद लगाओ तो ये इनको डब्बे में बंद कर लेना। नोट्स में भी ये 2 फॉर्मूले आपको लिखे हुए मिले हैं तो इनको डब्बे में बंद कर लेना। जहाँ कहीं भी आपको थोड़ा बहुत नोट्स में लिखने में कहीं कोई त्रुटि हो तो उसको आप सुधार लेना, ये वीडियो देख के आपका काम हो जाएगा। और वैसे ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ पे पी और क्यू माना हुआ है, ठीक है। आपके नोट्स में पी और क्यू माना हुआ है तो ए बी मानो चाहे पी और क्यू मानो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हर एक नोटेशन के लिए तैयार रहो। आरपीएससी क्या करते हैं, आरपीएससी एग्जामिनर एक एग्जाम में कोई ए बी दे दिया तो अगले एग्जाम में उनके पास नया क्वेश्चन तो है नहीं, क्या करेंगे, ए बी को पी और क्यू बना देंगे, उससे अगले में पी और क्यू को एक्स वाई बना देंगे, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देंगे, उनका जो मेन जो कंसेप्ट है वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं है। ये आपका कंक्लूजन पूरा हो गया वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं। अब आती है अपनी दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो है सदिश गुणनफल, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। अब ये गुणनफल जो है ना, ये 2 तरीके का होता है, ये महत्वपूर्ण है, ये बाकी आपके आगे वाले चैप्टर में भी काम आएगा। ये एक सदिश वाला पार्ट वही बात है कि ये यूनिट में आपको ये लगेगा कि हाँ 2 क्वेश्चन हो गए, मैं समझता हूँ ये 2 नहीं, इसके 4-5 क्वेश्चन आएंगे आपके, लेकिन एग्जैक्ट इस चैप्टर से 2 आएंगे, लेकिन बाकी इस चैप्टर का जो उपयोग है वो आगे वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा आएगा। इसलिए कंसेप्चुअल इसका समझना जरूरी है ताकि आगे के चैप्टर में आपको जो बेसिक कैलकुलेशन की समस्याएं वो नहीं आती हैं, ठीक है। इसीलिए आप बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उनको ये दिक्कत आती है कि सारी चीज़ें आपस में फिजिक्स में कोरिलेट करना होता है, और मैथ्स के स्टूडेंट उनके हर एक यूनिट बाय यूनिट सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। कोई कैलकुलेशन है तो वो किसी दूसरे चैप्टर में वो उस टाइप का कोई समाकलन है तो वो समाकलन पे कोई और दूसरे चैप्टर में समाकलन पढ़ के आ चुके और उसका उपयोग वो कोई तीसरे चैप्टर में करेंगे तो उनका कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसलिए उनका फिजिक्स में थोड़ा स्कोर हो जाता है। और आप लोगों का 12वीं के बाद में ये सब नहीं होता, इसलिए छोड़ देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट स्केलर एदिश गुणनफल, 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक एदिश गुणनफल जिसको डॉट ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बोलते हैं, दूसरा है सदिश गुणनफल वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस का अर्थ समझ गए होंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। ये हमें समझना है क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्या बनता है, ठीक है, सीधा सीधा इनके क्या उपयोग हैं। तो पहला सबसे पहले अपन देखते हैं, मान लो सदिश गुणनफल, ठीक है। सदिश गुणनफल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, परिभाषा से नाम है कोई 2 सदिशों का ऐसा गुणनफल जिससे जो तीसरी भौतिक राशि प्राप्त हो रही है वो भी सदिश हो, और इधर दूसरी तरफ लिख रहा हूं मैं एदिश गुणनफल। नाम से पता चल रहा है कि 2 सदिशों का ऐसा गुणनफल जिससे तीसरी भौतिक राशि एदिश प्राप्त हो। देखो यहाँ सी के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है सदिश भौतिक राशि, सी के ऊपर कोई वेक्टर नहीं लगा हुआ है एदिश भौतिक राशि, ठीक है। यहां से आपको पता चल रहा है। अब इसका फॉर्मूला हो गया ए क्रॉस बी बराबर ए का परिमाण, अब परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं पहले हम कर चुके हैं, बी का परिमाण और ये हो गया आपका साइन थीटा, और इनकी जो दिशा है वो एन कैप, एन कैप का मतलब नॉर्मल टू बोथ ऑफ दीज वेक्टर। इसका मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इनका जो परिणामी जो आएगा उसकी दिशा इसके भी लंबवत है इसके भी लंबवत है। कैसे, x इस दिशा में y इस दिशा में, तो इन दोनों के लंबवत क्या हो जाएगा, z इस दिशा में, ठीक है। तो ये एन कैप हो गया x और y के लिए, ऐसे आपको निकालना। तो ये एन कैप इसकी दिशा हो गई, बाकी फोकस आपको यहाँ पे करना है ए बी साइन थीटा, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा, थीटा इन दोनों के बीच का कोण है, कितना भी दिया हो सकता है, ठीक है। एदिश गुणनफल में भी आपको क्या करना है, ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण
कोस थीटा, और आगे एन कैप कुछ नहीं है, ये तो राशि अदिश राशि है, तो यहाँ एन कैप वगैरह क्यों, इसकी दिशा ही नहीं है, तो कौन सा आप एकांक सदिश, ये एकांक सदिश इसलिए ले रहे हैं कि ये सदिश भौतिक राशि आएगी परिणामी, इसलिए कोई दिशा भी तो बताने के लिए चाहिए ना, यहाँ पे कोई दिशा नहीं चाहिए आपको बताने के लिए, सीधा ए का परिमाण, बी का परिमाण और कोस थीटा हो गया। सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप, अदिश गुणनफल ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा, ये दो फॉर्मूले आपको इस चैप्टर में याद रखने, काम हो गया बस। न्यूमेरिकल करोगे तो हो जाएंगे, पूरा चैप्टर खत्म। इस चैप्टर में कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, अब इस पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अपन देख लेंगे, आरपीएससी क्या पूछता है, ठीक है, बस बात ये रखना है। क्वेश्चन क्या पूछेगा देख लो आप, सीधा यहीं से पता चल रहा है, ए और बी वेक्टर दे देगा और पूछ लेगा इनका सदिश गुणनफल बताओ, तो ए का परिमाण निकालोगे, कैसे निकालते हैं, शुरुआत में कोई सदिश दिया उसका परिमाण निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले आपको बताया हुआ है, आई कैप का गुणांक स्क्वायर, जे कैप का गुणांक का स्क्वायर, के कैप के गुणांक का स्क्वायर, अंडर रूट, ठीक है, साइन थीटा दोनों के बीच में कोण दिया हुआ होगा एक तरीका। यहाँ पे अदिश गुणनफल निकालना है, पहले ए का परिमाण बी का परिमाण दोनों के बीच में जो थीटा है, मान लो 45 डिग्री है तो कोस 45 का मान 1/√2, 60 डिग्री है तो कोस 60 डिग्री का मान 1/2, ठीक है, तो ये वैल्यू दी हुई होगी एक तरीका। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, इसका मान भी दे दिया, इन दोनों का मान भी दे दिया, कोस थीटा का मान पूछ लिया, वही 8वीं क्लास का क्वेश्चन, कोस थीटा को अकेले को पूछेगो, ये मान लो पूछना है उसको, तो ये इधर आ जाएंगे, ए और बी, ये मान दिया हुआ है, ये मान दिया तो इधर आ गए, भाग में लग जाएगा, कोस थीटा अकेला रह जाएगा। यहाँ पे भी साइन थीटा का मान पूछ लिया तो इसमें ये इधर भाग ले, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, और इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अलग नहीं बन रहे, बस इन्हीं को इधर उधर पक्षांतरण चल रहा है जो हम 8वीं 9वीं में पढ़ते हैं। जैसे इस पे क्वेश्चन भी कराऊं तो मैं आपको बताऊं कि ये देखो, कोई ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, दूसरा सदिश दिया हुआ है बी वेक्टर बराबर, ठीक है, 3i कैप प्लस 2j कैप, और मान लो उनके बीच में कोई कोण थीटा का मान आपको दिया हुआ है 60 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी, तो आपको निकालना है ए डॉट बी, तो पहले ए का परिमाण, फिर बी का परिमाण, फिर कोस 60 डिग्री। ए का परिमाण कैसे करोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, और कोस डिग्री। यहाँ से आप अदिश गुणनफल का परिमाण निकाल सकते हो, और फिर आरपीएससी में कैसे क्वेश्चन आए वो हम देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल में एकांक सदिशों का गुणनफल, अभी जो शुरू में हमने पढ़ा था ना एकांक सदिश, वही एकांक सदिश यहाँ पे भी आएगा, एकांक सदिश। और अभी अपन बात करते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप, और इनका आपको गुणनफल करना है। एक तो गुणनफल करना है आपको सदिश गुणनफल, दूसरा आपको करना है अदिश गुणनफल, ठीक है। एक साथ पढ़ा रहा हूं दोनों को ताकि आपके जो कंफ्यूजन है वो एक साथ कवर हो जाए, यहाँ पे अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अब सदिश गुणनफल यानी आपको पहला क्वेश्चन ये है, आई कैप क्रॉस जे कैप ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे अदिश गुणनफल में आपको आई कैप डॉट जे कैप ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या कहता है, इस सदिश का परिमाण आई कैप, इस सदिश का परिमाण जे कैप, दोनों के बीच में कोण साइन थीटा और एन कैप। यहाँ पे भी इस सदिश का परिमाण आई कैप का परिमाण, जे कैप का परिमाण, दोनों के बीच में कोस थीटा, ठीक है, ये हो गया कोस थीटा। अब देखो आई कैप कहाँ होता है, ये डायरेक्शन एक्स एक्स के अनुदिश, जे कैप कहाँ होता है वाई एक्स के अनुदिश, दोनों के बीच में कोण कितना होता है 90 डिग्री। यहाँ देखो आई कैप का परिमाण, एकांक सदिश का मतलब ही यही है जिसका परिमाण एक हो, ठीक है, परिभाषा ही है एकांक सदिश की, जिसका परिमाण एक हो। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखूं, एक, फिर गुणा में एक, फिर कोस, दोनों के बीच में कोण कितना है 90 डिग्री। इसका मतलब आंसर क्या है, कोस 90 का मान 0, तो आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है 0। एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल, आई कैप को जे कैप के साथ गुणा करते हो तो क्या मिलेगा आपको 0। पहली बात इधर आ जाओ, इसका परिमाण 1, इसका परिमाण 1, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, ये लो
एन कैप मतलब आई कैप और जे कैप के लंबवत क्या हो सकता है, ये आई कैप, ये आई कैप, फिर दाएं हाथ को ऐसे रखना है और ये ही नियम आपको एक्स वाई जेड में अपनाना है। उसके बाद में डायरेक्शन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा किसी भी कंपटीशन में आपका गलत नहीं होगा। आप दाएं हाथ को ऐसे पकड़िए, रखिए, ये हो गया आपका आई कैप, ये हो गया जे कैप, इसको ऐसे घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज। तो जो अंगुलियों को ऐसे घुमाओगे आई कैप, जे कैप और सामने आपको अंगूठा क्या मिल रहा है, के कैप, यानी आई और जे का सदिश गुणनफल क्या होता है, के कैप। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन कैप की जगह क्या लिखूं, के कैप। तो यहाँ से आपको पता चल गया आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या होता है, के कैप। अदिश गुणनफल क्या होता है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। दोनों में फर्क समझ में आ गया आपको। अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट, डी फॉर डॉट, यहां से पता लग जाएगा आपको, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अदिश गुणनफल का मतलब यहाँ पे आई डॉट जे, और आई डॉट जे मतलब कोस थीटा आता है, कोस 90 का मान 0 हो गया तो यहाँ पे 0। सदिश गुणनफल में आई क्रॉस जे बराबर क्या मिलेगा, के। और ये तो इसके लिए तो सबसे अच्छा तरीका, आप कोई सा भी निकाल लो, आई क्रॉस जे के मिलेगा। और उसके आगे और देखते ना, ये हो गया आपका। चलो दूसरा देखते हैं, यही सदिश गुणनफल और इधर मैं लिख रहा हूं अदिश गुणनफल। और कुछ एकांक सदिशों के 2-4 क्वेश्चन और करते हैं। देखो, अगर कोई पूछ ले आपको जे क्रॉस के क्या मिलेगा, तो सबसे पहले तो बना दो ना इसको। एक तो तरीका ये है कि सोल्व करो, दूसरा तरीका मैंने जो बताया उस तरीके से आप करो। मान लो आप बनाओगे 3 सदिश हैं आपके, ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप, और तीसरा जो इस बोर्ड पे हम द्वि में बना नहीं सकते, इसका मतलब समझ लो आप, ये इधर की ओर है, आपकी ओर है, ये के कैप हो गया। अब आपको क्या पूछा है, आई क्रॉस जे पूछे तो के इधर हो गया, आपकी बार पूछा है जे क्रॉस के, ठीक है। तो पहले सबसे पहले जे पे यहां पे हाथ रखो और इसको किधर घुमाना है, के की दिशा में, और के किधर है, ये लो, जे क्रॉस के, ये जे, फिर इधर के, और इधर क्या मिलेगा, अंगूठा आई, यानी आंसर हो गया आपका ये जे क्रॉस के बराबर हो गया आई कैप। बिना सोल्व किए टाइम बचाने का तरीका बता रहा हूं, अदरवाइज आप करो ना जे क्रॉस के, तो फिर वैसे दूसरा तरीका ये है, जे का परिमाण, के का परिमाण, साइन थीटा, और फिर एन कैप, फिर इसको सोल्व करो और फिर वो पूरा आंसर आपके आई कैप ही आएगा। नहीं, फिर ये तरीका है, जे इधर क्रॉस प्रोडक्ट यानी घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज, और कहाँ घुमाना है, के की दिशा में, ये के इधर है तो जे क्रॉस के अंगूठा बताएगा, वो डायरेक्शन बता देगा। ये चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर में भी आएगा, ये बहुत ज़्यादा, ये इसीलिए मैं आपको पहले से भूमिका बना रहा हूँ उसकी, ठीक है, इसलिए ये हो गया आपका आई कैप, ठीक है। ऐसे ही आपका जे डॉट के कैप क्या आएगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री का कोण जहाँ कहीं भी हो तो जे का परिमाण, के का परिमाण cos 90, और cos 90 का मान 0, इसका मतलब जे डॉट के भी 0 होता है। तो हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, कुछ भी ले आप, कोई भी दो सदिश भौतिक राशियां जिनके बीच में अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो उनका अदिश गुणनफल हमेशा हमेशा के लिए 0 रहेगा। कोई भी दो सदिश भौतिक राशियां जिनके बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री, अर्थात वो एक दूसरे के लंबवत हैं, तो उनका अदिश गुणनफल हमेशा के लिए 0 रहेगा। इस पे आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है, कैसे कि कोई एक वेक्टर ए का मान दे दिया, बी का मान दे दिया, बोल दी, और ये पूछ लिया कि अगर ये दोनों लंबवत हैं तो इनका सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल का मान क्या होगा, 0 आएगा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अभी कर लेंगे। और यहां पे क्या बन रहा है, इसका जस्ट उल्टा आप करो, एक क्वेश्चन इसी के अंदर देखो आप, ये आपका आ रहा है जे क्रॉस के बराबर आई। अब की बार मैं कह रहा हूं उसको थोड़ा उल्टा कर दो। कुछ लोग सोच रहे हैं सर के क्रॉस जे करें तो क्या मिलेगा, एक ही बात है, 2 गुणा 3, 3 गुणा 2 नहीं है, एक बात बहुत सारी, ये बीजगणितीय गुणनफल नहीं है 2 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 2, ये सदिश गुणनफल है। जे क्रॉस के बराबर आई मिल रहा है तो के क्रॉस जे, कोई जरूरी नहीं आई कैप मिलेगा। देखिए आप इस तरीके से कीजिए,
अब की बार आपको के क्रॉस जे, यानी पहले जे क्रॉस के को देख लीजिए, जे ऐसे था, के ऐसे था, आई मिला था। अब की बार स्टार्ट कहां से करना है, के से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहां से देखो ये के आपकी तरफ था, पहले के, और घुमाना कहाँ है, जे की ओर, ऐसे घुमाना है। तो अंगूठा कहाँ निकला है, इधर मेरी ओर निकल रहा है, इसका मतलब इस दिशा में माइनस का आई कैप है, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का आई कैप। यानी जैसे इनका क्रम चेंज कर दिया, माइनस का आई कैप आ गया। तो इसको समझाने के लिए ये बहुत सारे चैप्टर्स में आगे बहुत काम आता है, इसलिए इसका एक तरीका है, आप एंटी क्लॉकवाइज चलो, ऐसे आई कैप लिखो, जे कैप लिखो, के कैप लिखो, सबसे अच्छा था। ये सदिश गुणनफल की बात कर रहा हूं मैं, ओनली फॉर सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल का तो आपको पता ही चल गया, लंबवत जो हैं सदिश भौतिक राशियां उनका तो जीरो आएगा, और जो समांतर होंगे उनका देख लेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, तो देखिए आई क्रॉस जे क्या मिलेगा, के, जे क्रॉस के क्या मिलेगा, आई, यानी इन दोनों का गुणनफल आई क्रॉस जे, आगे क्या आ रहा है, के, इन दोनों का गुणनफल जे क्रॉस के क्या मिल रहा है, आई, के क्रॉस आई क्या मिलेगा, जे, अगर इस डायरेक्शन में चलोगे तो। और अभी मैंने बताया अगर आप उल्टा चले, आई क्रॉस जे, यानी डायरेक्शन इधर है, आप उल्टा चल रहे हो, तो अब की बार माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से इसका कंक्लूजन आप ऐसे लिख सकते हो, आई क्रॉस जे बराबर के मिलता है, जे क्रॉस के बराबर आई मिलता है, के क्रॉस आई बराबर जे मिलता है। ये तीन तो हो गए सीधा सीधा एंटी क्लॉकवाइज चलने से। अगर उल्टा चलो तो आपको क्या मिलेगा, जे क्रॉस आई यानी माइनस का के कैप मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में के क्रॉस जे माइनस का आई मिलेगा, उसके बाद में आई क्रॉस के माइनस का जे मिलेगा। यह समझना है आपको, ठीक है। सदिश गुणनफल का, एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब एग्जाम में एक और परिवर्तन, ये तो आई और जे का है, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया तो आई क्रॉस आई, ये बताओ। तो आई क्रॉस आई वापस वही सदिश गुणनफल का जो बेसिक जो कंसेप्ट क्या था, ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा, ये होता है। तो यहां से आई का परिमाण, फिर आई का परिमाण, फिर साइन थीटा। अब बताओ आई कैप और आई कैप के बीच में कोण क्या होगा, कोई एक सदिश इधर है और उसके ऊपर दूसरा सदिश बना रहे हो, तो इसका मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री हुआ ना। दो समांतर सरल रेखाओं के बीच में कोण 0 डिग्री होता है, इधर आई कैप है फिर आई कैप बना रहे हो, इसका मतलब साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0। इसका मतलब एक और नया रिजल्ट सामने आया है, आई क्रॉस आई बराबर क्या मिलेगा, 0। सदिश गुणनफल की बात कर रहा हूं, ठीक है। आई क्रॉस आई है तो इसका मतलब जे क्रॉस जे भी क्या मिलेगा, 0। के क्रॉस के भी क्या मिलेगा, 0। ये सदिश गुणनफल की बात चल रही है, ठीक है। एदिश गुणनफल में भी ऐसा हुआ, अभी आप एदिश में आप पढ़ रहे थे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आई डॉट जे क्या पढ़ रहे थे, आई दोनों लंबवत हैं, इसका मतलब एदिश गुणनफल 0। और दूसरा एक और क्वेश्चन, आई डॉट आई क्या हो जाएगा, आई का परिमाण फिर आई का परिमाण कोस थीटा, ये डॉट से समझना है कोस थीटा, तो फिर क्या आएगा 1 गुणा 1 फिर कोस थीटा, आई और आई के बीच में कोस 0 का मान क्या होता है, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ से आंसर आएगा 1। इसका मतलब आई डॉट आई बराबर क्या होता है, 1। जे डॉट जे बराबर क्या होता है, 1। के डॉट के बराबर क्या होता है, 1। और इससे जस्ट पहले देखो, बैक आओ, आई क्रॉस आई क्या होता है, 0। वापस आओ, आई डॉट आई क्या होता है, 1। जे क्रॉस जे क्या होता है, 0। जे डॉट जे बराबर क्या होता है, 1। के क्रॉस के 0, के डॉट के बराबर 1। इसका मतलब नया एक फाइनल जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं, यहां से आपका फिर इसके बाद क्वेश्चन हो गया, बस
एदिश और सदिश दोनों हो गए। ये हो गया आपका, इसको सदिश गुणनफल लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया एदिश गुणनफल। और एकांक सदिशों के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले ये समझना था, इसका तो फॉर्मूला ये है ए क्रॉस बी बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप, ठीक है, साइन थीटा एन कैप, ठीक है। यहां से ए डॉट बी, एदिश गुणनफल क्या होता है, डॉट ए का परिमाण बी का परिमाण और कॉस थीटा, एक बात हो गया। उसके बाद में ये ध्यान रखना है, फिर आई क्रॉस आई बराबर 0, यहाँ पे आई डॉट आई बराबर 1। ये इंपॉर्टेंट बात, पहला ये डब्बा या समझना है आपको, ध्यान रखना है। दूसरा ये तो कैसे आया, आप इसी फॉर्मूले से आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या मिल रहा है, आई डॉट जे बराबर क्या मिल रहा है, के, जो मैंने आपको बताया था राइट हैंड रूल वाला। यहाँ पे आई डॉट जे बराबर क्या मिलेगा, 0। इनमें कन्फ्यूजन नहीं है, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप ये यहाँ से समझ सकते हो। दो लंबवत भौतिक सदिश भौतिक राशियां होती हैं तो उनका अदिश गुणनफल 0 होता है, तो आई और जे लंबवत होते हैं समांतर में। इनका उपयोग हमें समझना, बस इस चैप्टर में वेक्टर वाला जो क्वेश्चन बन रहा है आपका वो यहीं से बनेगा, ठीक है। सारा का सारा खेल पूरा का पूरा, कोई भी सदिश गुणनफल का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ये अगर आपने समझ लिया काम हो जाएगा। देखते हैं अभी क्वेश्चन कैसा आता है, अभी देख लेते हैं आरपीएससी में क्या आया हुआ है। ये देखिए आपके क्वेश्चन है, हाँ भाई आरपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, x का वह मान ज्ञात कीजिए। नोट्स में लिखा हो आप एक बार देखना। x का, ये शायद 10 नंबर पेज पे है, x का मान जिसके लिए दो सदिश a वेक्टर बराबर 5 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 4 k कैप तथा b बराबर 4 i कैप प्लस x j कैप माइनस 5 k कैप परस्पर लंबवत होंगे, ठीक है। इसका मतलब, और ये 2 बार आया हुआ आरपीएससी में, एक बार नहीं, दूसरी बार क्वेश्चन वही है, कंसेप्ट वही है, उसके डिजिट चेंज हो गए, संख्या चेंज हो गई। तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है ए वेक्टर बराबर, कोई सदिश है, ए वेक्टर बराबर, ये नोट्स में देखिए आप, 3 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 2 k कैप, और बी वेक्टर बराबर आपको दिया हुआ है 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस p k कैप। और ये क्या कह रहा है, ये a और b लंबवत हैं, यानी a वेक्टर और b वेक्टर लंबवत हैं। तो ये जो देखो इसमें सब 3 4 2 3 2, ये 2 माइनस 3, फिर p दिया हुआ है और इस p का मान पूछ रहा है। ऑप्शन 4 बता रहा हूं, इधर लिख रहा हूं मैं। एक तो लिखा हुआ है माइनस का 4, फिर B, C और D, 3 ऑप्शन है। एक है 2, एक है -3 और एक है -9। क्वेश्चन में कोई गलती होगी या कैसा भी होगा वो देख लेंगे हम, कोई टाइपिंग में एरर है तो एक बार इसको सोल्व करते हैं। अब सबसे पहले ये बताओ, पिछले वाले इससे लंबवत अगर बता दिया, इसका मतलब मैंने बताया अदिश गुणनफल में कोई भी दो सदिश लंबवत है, इसका मतलब उनका ए डॉट बी क्या होना चाहिए, 0। क्यों, यदि ए और बी क्या है, लंबवत। क्यों, cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए ये ध्यान रखना है आपको, ए डॉट बी बराबर 0। तो यहां से ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है हाँ, ये ए और बी को लंबवत दिया हुआ है, तो यहां से आपको ए डॉट बी बराबर 0 करना है, कुछ नहीं, ए डॉट बी बराबर 0 करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ए डॉट बी मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ये बी को मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो ये देखो, ये है आपका ए डॉट बी बराबर, ये है 3 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 2 k कैप,
और डॉट लगाया है बीच में और ये आ गया ऐसे कैसे, ठीक है। 2i माइनस 3j प्लस pk। डॉट प्रोडक्ट करना है, गुणा करना है। सबसे पहले तो ये देखो इसको बराबर रखना है 0 के, ठीक है। तो पहले डॉट प्रोडक्ट करते हैं फिर 0 रख लेंगे। तो पहले देखो ये 3i इससे गुणा होगा, 3 दूनी 6 i डॉट आई, समझना मेरी बात को। तो ये हो गया 3 दूनी 6 i डॉट आई क्या होता है, ये लो 1, ठीक है। तो i डॉट आई तो मैं एक को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में फिर 3i इसको गुणा करो 3j से, तो 3 3 9 माइनस का 9 तो हो जाएगा, लेकिन फिर i डॉट j आएगा और i डॉट j क्या होता है 0। इसका मतलब इसका कोई महत्व नहीं है, ये 0 हो गया, ठीक है। इसका मतलब फिर फाइनली अपन करें तो भी इसको ऐसे करें सीधा, फिर टाइम बचाने का तरीका, i को i से गुणा कर दो, j को j से कर दो, k को k से कर दो। क्यों, बाकी जो जितनी भी टर्म्स आएंगी इसके अंदर i को j से करोगे 0 आएगा, कोई लिखने का मतलब नहीं है। i को k से लिखो वो भी 0 आएगा, क्यों, डॉट प्रोडक्ट है ना बीच में, इसलिए सीधा सीधा करो ये और ये, 3 दूनी 6, उसके बाद में -4, ये प्लस का 12, फिर 2 और p, तो ये हो गया प्लस का 2p। ये आना, ये क्या है a डॉट b है। अब ये क्या कह रहा है, प्रश्न में एक कंडीशन दी हुई है, a और b परस्पर लंबवत हैं। लंबवत है मतलब ये इसके बराबर क्या होना चाहिए 0, तो आंसर आ जाएगा आपका। ये कितना हो गया 2p बराबर -18, ठीक है, और p बराबर हो गया -9। कोई सा ऑप्शन है क्या, ये रहा। ये क्वेश्चन आरपीएससी में 2 बार आया हुआ है, 2 नहीं 3-4 बार आया हुआ है। इसकी संख्याएं बदली हुई है, देखो आरपीएससी में कितनी बार आया हुआ है। एक तो आया हुआ है शायद फर्स्ट ग्रेड में, एक कोई दूसरे एग्जाम में और एक सेकंड ग्रेड में, और तीनों में क्या पूछा है, एक में p मान लिया और एक दूसरा प्रश्न है x का मान ज्ञात करो जिसमें 2 सदिश a बराबर मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है और दोनों लंबवत होंगे। तो p की जगह x मान लिया और ये संख्या चेंज कर दी। बाकी क्वेश्चन ये का यही है। आपका तरीका क्या है, लंबवत बता दिया, इसका मतलब a डॉट b करके आपको सीधा 0 करना है और वहां से सोल्व करना है। तो 3 क्वेश्चन देख सकते हो आप 10 नंबर पेज पे, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट से पूरे होंगे, ठीक है। 3 नहीं और भी आया हुआ शायद, एक क्वेश्चन और आया हुआ, ठीक है, दोनों के मध्य। फिर एक और क्वेश्चन है थोड़ा सा इसी पेज पे 11 नंबर पेज पे देख लीजिए आप। एक सदिश दिया हुआ है a वेक्टर बराबर 2i प्लस j प्लस k और b सदिश दिया हुआ है, उनके बीच का कोण पूछा है। ये अच्छा प्रश्न आपको समझना है। a वेक्टर बराबर दिया हुआ है कितना 2i प्लस j प्लस k, नोट्स में देखिए, और b वेक्टर बराबर, इनके जो सॉल्यूशन भी आपके जहां जहां नहीं दिए हुए वो सारे करवा रहा हूं मैं, सीधे नोट्स में आपको ये समझने के लिए है। i प्लस j माइनस 3k, a और b के बीच का कोण पूछा है। तो a और b के बीच का कोण कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं, हमें ये पता, अभी मैंने आपको बताया था a डॉट b बराबर क्या होता है, a का परिमाण b का परिमाण cos थीटा, ठीक है। और आपको cos थीटा चाहिए तो क्या करोगे, a डॉट b बटे a का परिमाण और b का परिमाण, पक्षांतरण किया है, ये नीचे आ गया, ये cos थीटा का फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला कुछ नहीं, उसी को इधर उधर किया है, बस यही चेंज हुआ है। तो फिर यहाँ से a का परिमाण क्या है, यहीं से निकाल लेते हैं। यहाँ से a का परिमाण क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 और एक 5 और एक 6, √6 हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही b का परिमाण क्या आ रहा है, एक इसका गुणांक 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर 2 और 9, √11, √6 और 11 आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया, यहाँ से a का परिमाण ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये तो भाग में आ जाएगा। अब a डॉट b निकालना है, a डॉट b निकालेंगे तो वापस वही मैंने बताया था,
ये ऐसे कैसे लिखो, ये वाला ऐसे कैसे लिखो, फिर गुणा करो, तो फिर आई डॉट आई लिखना, तो ये 2 फिर 1 और -3, 2 + 1 -3, यहाँ तो 0 आ रहा है, और भी अच्छा आंसर हो गया आपका। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो a डॉट बी का मान 0 है, नीचे अंडर रूट में 6 है, अंडर रूट में 11 है, आंसर आया 0। अर्थात कोस थीटा का मान 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच में कोण कितना हुआ, कोस कितने डिग्री का मान 0 होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री। 4 ऑप्शन दिए हुए आपके, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। ये क्वेश्चन को दोबारा समझो आप, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कोई दो सदिश दिए हुए हैं, उनके बीच का कोण पूछा है, कोई भी दो सदिशों के बीच का कोण ऐसे होता है कोस थीटा बराबर a डॉट बी अपॉन a का परिमाण b का परिमाण, ठीक है। a डॉट बी आप निकालोगे कैसे, अभी जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था ना, ये वाला, इस तरीके से ये a डॉट बी करना है, फिर a का परिमाण अलग से निकाल लिया, b का परिमाण अलग से निकाल लिया। अब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, वैसे तो a डॉट बी किया तो 0 आया, तो 0 आते ही कोस 0 यानी 90, थीटा का मान 90 डिग्री है तो कोस 0 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपका ये आपके अदिश गुणनफल के क्वेश्चन हो गए। फिर सदिश गुणनफल पे भी देखो क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं आरपीएससी में आया हुआ तो नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है ये, और मुझे लगता है कि आना चाहिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है देखो, ये लिखा हुआ है, हाँ, दोनों पे मिला के एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई दो सदिश हैं a क्रॉस b और उनका जो परिमाण है वो उनके अदिश गुणनफल का जो परिमाण है a डॉट b उसका √3 गुना है, ठीक है। और ये पूछ रहा है क्या, अगर ये हो तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जो परिणामी आएगा सदिश योग का, यानी पूरा चैप्टर आ गया इसमें। ये क्वेश्चन में फाइनल है, ये क्वेश्चन आंसर कंक्लूजन हो जाएगा, वेक्टर वाला चैप्टर खत्म। ये करते ही सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, सदिशों का योग, तीनों के तीनों आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, पूरा चैप्टर इस क्वेश्चन के अंदर आ रहा है। आप समझने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा है आपको a प्लस बी का परिमाण पूछा है, और ऑप्शन क्या है, हाँ आंसर देर का, वैसे सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन आपके कोई भी 4 ऑप्शन अपन देख लेंगे, बना लेंगे, वो तो एग्जाम में आने लायक, ठीक है। ये आपको पूछा है, तो सबसे पहले तो आपको a प्लस बी का वो परिणामी, उसके लिए आपको a का मान पता होना चाहिए, b का मान पता होना चाहिए, और उनके बीच का कोण का मान पता होना चाहिए, तभी समांतर चतुर्भुज का नियम लगाओगे आप। तो सबसे पहले तो आप इनके बीच का कोण ज्ञात करना है कि कितना आता है, 30 डिग्री आता है या 60 डिग्री आता है, 90 डिग्री आता है, जो भी है वो कोण पूछा है। सबसे पहले तो चलो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि a व b के बीच का कोण थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन मान लो आप दे सकते हो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले a प्लस बी का परिमाण क्या होता है, a क्रॉस बी यानी a का परिमाण b साइन थीटा, यही होता है। यहाँ पे भी क्या मिलेगा, √3 a का परिमाण b का परिमाण कोस थीटा। ये कहाँ से आया, a क्रॉस b यानी a b साइन थीटा, a डॉट b यानी a b कोस थीटा, √3 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या कट रहा है, ये कट गया, ये भी कट गया, क्या मिला आपको, सीधा सीधा बताओ, साइन थीटा बराबर √3 कोस थीटा। कोस थीटा को इधर लेके आओ तो क्या बनेगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर √3। साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर √3, हो गया आंसर। टेन कितने डिग्री का मान √3 होता है, 60 डिग्री का मान, ऑप्शन ये बी हो जाएगा। यहां तक आधा चैप्टर आया, यानी ये कंडीशन दी हुई है, दोनों तरफ लिखना है, सोल्व करते जाना है, √3 आ गया ऑप्शन में। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, ठीक है। उसके बाद में पूछा आपको a प्लस बी का मान कितना होगा, तो अब तो आ जाएगा आंसर। कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, यानी आपको r की बात कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या था,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा हो गया। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर का मान दिया हुआ नहीं है, ऐसे कैसे रखना है, 2ab बस एक ही मान रखना है, कोस 60 डिग्री, ये अंडर रूट हो गया आंसर। यहाँ से आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 60 का मान होता है 1/2, ये कट गया। तो यहाँ से मिल गया आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, आंसर ये आर। तो वो 4 ऑप्शन थे वो ऐसे थे, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर तीसरा ऑप्शन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक ऑप्शन ये था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ से क्या आया, एक ही क्वेश्चन के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर आ गया आपको। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, और पूछा है आपको ए प्लस बी का योग। तो इस चैप्टर में है ही 3 क्वेश्चन, योग, सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल। इंट्रोडक्शन भी आ गया इनके अंदर, आई कैप जे कैप सब कुछ आ गया। तो इस चैप्टर में आपका इतना ही है। अब आप एक बार हम कंक्लूड करके देखते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या है इस चैप्टर में, शुरुआत में हम एक बार शुरू से चलते हैं। तो देख लीजिए, स्पीड से, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। और वैसे देखें तो ये चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो आगे वाले बहुत चैप्टर्स में काम आएगा। ठीक है, और ये अगर आपका अच्छा है तो आगे के आप 4 क्वेश्चन और कर सकते हो। इसलिए इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ना है, नोट्स आपके हाथ में होना चाहिए। और आपको इंट्रोडक्शन में क्या है, इकाई सदिश के बारे में आपको समझना है, और सदिश का परिमाण, सदिश को व्यक्त कैसे करते हैं। ठीक है, कोई भी सदिश है तो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, यानी एक्स वाई जेड तीनों दिशाओं में उसका घटक हो गए, और आई कैप जे कैप के कैप उनके एकांक सदिश हो गए। ये कोई सदिश का इस तरीके से व्यक्त करते हैं। उसके बाद में फिर क्या करते हैं, उस सदिश का परिमाण निकालना हो तो परिमाण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधा आई कैप का गुणांक है, जे कैप का गुणांक है, के कैप का गुणांक है, उनका स्क्वायर करके उसका, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी सदिश का परिमाण निकालने के लिए एक तरीका हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये, और एकांक सदिश के लिए कोई भी सदिश है उसमें उसके परिमाण का भाग लगा दो, एकांक सदिश मिल जाएगा आपको। ये एकांक सदिश के बारे में आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नया कुछ भी नहीं, वेक्टर एडिशन का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम ध्यान रखना है। यहाँ से आपको समांतर चतुर्भुज का नियम है आर बराबर ए प्लस बी। तो आर बराबर ए प्लस बी में भी आपको 2 सबसे ज्यादा बातें ध्यान रखनी है। क्या, एक तो आर का फॉर्मूला, ये फाइनल जो परिणामी है उसका परिमाण, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, परिमाण, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये आपको बार बार 2-3 बार करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद में परिणामी की दिशा, ये दूसरा आपको ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दिशा, बी साइन थीटा, यानी इसके कोण यहां से निकाल रहे हो तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ये आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। यहां से आपका कोई भी क्वेश्चन लग सकता है, कोई भी कोण वगैरह। फिर वेक्टर एडिशन में ये 2 चीजें हो गई। फिर तीसरा एक छोटा सा इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ये भी था, ए माइनस भी आता है तो यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आरपीएससी में इस दोनों को मिला के क्वेश्चन आ सकता है। तो चेंज इतना ही हुआ है, यहाँ थीटा की जगह कोस 180 माइनस थीटा लिखना है। क्यों, इसकी दिशा, माइनस का मतलब इसकी दिशा बदल गई, यहाँ पे 180 डिग्री बदल गया। ये सीधा डायग्राम बनाया हुआ था, यहाँ पे इस डायरेक्शन में था, इधर आ गया। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर कुछ भी नहीं, आरपीएससी में ये सारे क्वेश्चन थे। फिर सीधा आ जाओ आप मल्टीप्लीकेशन में, सदिशों का गुणनफल है जो अदिश गुणनफल, और सदिश गुणनफल 2 तरीके से हो सकता है। सदिश में ए क्रॉस बी, इसमें ए डॉट बी है, और ए क्रॉस बी में आपको ए बी साइन थीटा और उसमें ए बी कोस थीटा। ये 2 बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद सीधा एकांक सदिशों का गुणनफल है, उसको आप ध्यान रखना है, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है आपको ये ध्यान रखना है। इनका कंक्लूजन हमने किया था यहाँ पे ये वाला, कि अदिश गुणनफल में तो ए बी कोस थीटा, ए बी साइन थीटा, यहाँ पे दोनों आई डॉट आई एक होता है, जे डॉट जे एक होता है, के डॉट के, यानी दोनों समांतर हैं सदिश। और ऐसे ही मान लो ए डॉट ए बी क्या हो जाएगा, ए डॉट ए बी क्या हो जाएगा, ए का परिमाण फिर ए का परिमाण, यानी ए स्क्वायर, और cos 0 का मान 1 हो गया। ठीक है,
ये, और इधर सदिश गुणनफल में आपको क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान रखना है। इनकी दिशा ज्ञात करने के लिए आई डॉट जे निकालना हो तो इधर आई, इधर जे और के आपको मिल रहा है। दाएं हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है आपको, कोई भी सदिश का चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिज्म वाले में भी ये काम आएगा। तो ये अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल गए। इसके क्वेश्चंस आपको ये आरपीएससी में आए हुए क्वेश्चन मैंने बता दिए, नोट्स में आप देख लेना, उनके सॉल्यूशन इस तरीके से करना है आपको। और उसके बाद में क्या बचा है इस चैप्टर के अंदर, एक कंक्लूजन ये हो गया। कंक्लूसिव क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है जिसके अंदर आपको सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल और योग, इस चैप्टर का सारा काम हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको 1.25 की स्पीड से देखना है। पहले नोट्स आपके सामने होने चाहिए, उससे क्या होगा कि आपको नोट्स के अंदर है क्या लिखा हुआ वो सारा का सारा आपको ये वीडियो देख के बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा उसी में पढ़ो। और इस चैप्टर के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ऐप के अंदर या आपके अंदर हार्ड कॉपी में, उनको सॉल्व करो और उनका जहाँ कहीं भी दिक्कत हो उनका सॉल्यूशन देखो, फिर आगे बढ़ो और प्रयास करो कि हर एक चैप्टर इसी तरीके से आप जल्दी से जल्दी कर दो। तो ये दूसरा चैप्टर का आप वेक्टर कंप्लीट हो गया, आगे वाले चैप्टर में भी ये काम आएगा। धन्यवाद, अगले चैप्टर में मिलते हैं।